एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, ये चैप्टर अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, सो कोई भी चैप्टर या कोई भी लाइफ प्रोसेस पढ़ने से पहले हम क्या देखते हैं कि हाँ नाम, और बाद में ये देखते हैं कि वो पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, या वो प्रोसेस क्यों ज़रूरी है, लाइक वाई एक्सक्रीशन इज़ नीडेड। अब इस चैप्टर के नाम से आपको आइडिया आ ही चुका होगा कि ऐसे प्रोडक्ट्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके बॉडी के बाहर आपको एक्सक्रीट करनी है या एलिमिनेशन करना है, उनका एलिमिनेशन पता होगा आपको, बिग बॉस देखते होंगे, सैटरडे को संडे को एलिमिनेशन होता है, यस, हाँ एविक्शन है ना, एविक्शन होता है। तो मतलब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एविक्शन करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का जो जनता को चाहिए, अपने नहीं चाहिए बॉडी के अंदर, है ना, तो उन्हें हम निकाल देते हैं। सो ये ज़रूरी क्यों है, वाई एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन इज़ नीडेड। सो पहला क्या क्वेश्चन आता है, वाई एक्सक्रीशन इज़ नीडेड, वाई एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन is needed। मुझे एक बात बताओ, क्या एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटा वाला एक्सक्रीशन एंड यूरिनेशन दोनों प्रोसेस सेम है, दोनों प्रोसेस एक ही प्रोसेस के अंदर आते हैं, दोनों अलग है, ठीक है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आती है एंड ये किडनी के थ्रू होता है, ठीक है, तो दोनों प्रोसेस अलग है, नहीं तो हमें एक्सक्रीशन ही है ना, लेकिन कंप्लीट सिस्टम अलग है दोनों। इज इट क्लियर? ओके, सो वाई एक्सक्रीशन इज नीडेड। सो बहुत से एनिमल्स, मतलब सारे एनिमल्स, ऐसे नहीं कि कुछ एनिमल्स करते कुछ नहीं करते, सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, अपने सेल्स में या अपनी बॉडी में कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जिनको बॉडी के बाहर या सेल्स के बाहर निकालना ज़रूरी होता है, ठीक है। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स accumulates or store waste materials in cells, it should be eliminated out of the body, अब बहुत से ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने सेल में वेस्ट मटेरियल्स को अक्यूमुलेट करते हैं। जैसे कि देखा जाए तो अपने सेल में हमें क्या चाहिए, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए हमने क्या किया था, रेस्पिरेशन किया था, सेल्यूलर रेस्पिरेशन किया था। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या रिएक्शन हुई थी, ग्लूकोज, ये तो अभी इतनी याद हो गई है, प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस ATP, ठीक है। अभी हम बैलेंस नहीं कर रहे रिएक्शन। इसमें वेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं, ये CO2 एंड H2O, दीज आर वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके, सो ये दो क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स है, तो इनको अपने बॉडी के बाहर निकालना ज़रूरी है। इट शुड बी एलिमिनेटेड। इज इट क्लियर? सो इन्हें क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। अब वो कैसे इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो सारी बातें हमने देखी हुई है ब्रीदिंग वाले चैप्टर में। इज इट क्लियर? सो अब और एक पॉइंट क्या आता है, जैसे कि ये वेस्ट प्रोडक्ट बना है, इसको बॉडी के बाहर निकालना है। यस, कितने टाइप के वेस्ट होते हैं हम आगे देखने वाले हैं।
अब एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी, आउट ऑफ द बॉडी कंप्लीटली और पार्शियली, ठीक है। कंप्लीटली और पार्शियली क्यों बोल रही हूँ मैं, देखो जो भी कुछ वेस्ट अपनी बॉडी में बनते हैं उनको अपनी बॉडी के बाहर एलिमिनेट किया जाता है, आइदर कंप्लीटली और पार्शियली। कंप्लीटली एलिमिनेट किया जा रहा है वो बात तो हमें समझ में आती है, क्योंकि वो वेस्ट है, बॉडी को नहीं चाहिए, टॉक्सिक है, कंप्लीटली निकाल रहे हो। लेकिन पार्शियली क्यों टर्म यूज कर रही हूँ मैं, आइदर कंप्लीटली, और कंप्लीटली और पार्शियली भी लिखा तो भी चलेगा, कंप्लीटली और पार्शियली, ठीक है। या तो कंप्लीटली एलिमिनेट किया जाता है या पार्शियली। कंप्लीटली कौन से वेस्ट को एलिमिनेट किया जाता है, तो अमोनिया को कंप्लीटली बॉडी के बाहर एलिमिनेट किया जाता है, और पार्शियली किसे किया जाता है, तो जो यूरिया होता है जो हम एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, जो हम अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं, हम यूरिया के फॉर्म में वेस्ट को अपनी बॉडी के बाहर एलिमिनेट करते हैं, तो यूरिया को पार्शियली एलिमिनेट किया जाता है। पार्शियली इसे क्यों एलिमिनेट किया जाता है ये भी बता दूं, टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, और सिंपली आप लिख सकते हो फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए यूरिया को हम कंप्लीटली बॉडी से बाहर नहीं निकालते, इसको मैं डिटेल में बताऊंगी आपको, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन इस पॉइंट में आपको डिटेल में बताऊंगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलो अब इसके बाद हमें देखना है कितने टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या अपनी बॉडी में कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ पता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट, आप सुनते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, नाइट्रोजनस वेस्ट। दूसरे कौन से है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यस। अब यहाँ पे देखो, ऑर्गेनिजम्स अक्यूमुलेट और स्टोर वेस्ट मटेरियल्स इन सेल्स, इट शुड बी एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। लेकिन ये जो वेस्ट है वो क्यों बनता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको रिएक्शन बताई, या तो मेटाबॉलिज्म की वजह से बनता है या एक्सेस इजेशन की वजह से बनता है। मतलब आप ज़्यादा एक्सेस चीज़ें खा रहे हो तो ज़्यादा वेस्ट बनेगा, यस। एंड सिंपली किसकी वजह से बनता है, ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, है ना, ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। ये क्या है, ये रिएक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म की तो रिएक्शन है ना, यस। मेटाबॉलिज्म मतलब वो सारे रिएक्शन जो आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं आपको ज़िंदा रखने के लिए, ठीक है। विदाउट मेटाबॉलिज्म हम लिविंग नहीं है, लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है, यस। ड्यू टू मेटाबॉलिज्म और एक्सेसिव इंजेशन, ज़्यादा अगर आपने खा लिया, ज़्यादा आपकी बॉडी में हुआ है तो भी वो वेस्ट के फॉर्म में एक्यूमुलेट किया जाता है, उन्हें अपनी बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। ये क्या है, ये मेटाबॉलिज्म का ही मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया है, जो CO2 and H2O बनते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। हो गया। नाउ टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब हमें देखना है वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स, पहला तो सबसे फेमस कौन से, नाइट्रोजनस वेस्ट, यस। सबसे पहले कौन से है फेमस, सबसे नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो 3 टाइप के होते हैं, यस। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, पहले अमोनिया, दूसरे यूरिया एंड तीसरे यूरिक एसिड। ये सबको पता है कि हम क्या एलिमिनेट करते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंड जो
एव्स वगैरह होते हैं जो अपने पक्षी है सारे, ठीक है, वो क्या एलिमिनेट करते हैं, यूरिक एसिड। इन्हें हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या आते हैं, अमोनिया, पहला तो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या आएगा, अमोनिया, अमोनिया। दूसरा नाइट्रोजनस वेस्ट क्या आएगा, यूरिया, ठीक है, दूसरा नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, यूरिया, और तीसरा यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। ये तीन है नाइट्रोजनस वेस्ट। इट इज सिमिलर टू नाइट्रोजन बेसेस। जो अपने नाइट्रोजन बेसेस होते हैं ना, नाइट्रोजन बेस पता है आपको, नाइट्रोजन बेस पता है, नाइट्रोजन बेस से सिमिलर होते हैं यूरिक एसिड, ठीक है। सो नाइट्रोजनस वेस्ट आर ऑफ 3 टाइप्स, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। जो एनिमल्स है ये 3 टाइप के ही वेस्ट को अपने बॉडी के बाहर एलिमिनेट करते हैं। यस, अब दूसरे कौन से वेस्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यस, और कौन से होते हैं वेस्ट, तो आयंस, उसमें कैटायंस आएंगे, कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है। तो इतने वेस्ट अपनी बॉडी में बनते हैं जिनको अपने बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। इज इट क्लियर? ओके, नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीजन को हम एलिमिनेट करते हैं लेकिन उसका जो वे होता है वो अलग होता है। मैंने ऑक्सीजन आपको बताया था कि सबसे पहले वो एनिमल एक्सक्रीटा में से मिला, एक्सक्रीटा में से मिला था, ठीक है, जो कि उसका पाथ अलग रहेगा, ये वाला पाथ अलग है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट हम एलिमिनेट करते हैं, जो यूरिनेशन हम करते हैं, यूरिया जो आप निकाल रहे हो बॉडी के बाहर, ये जो आयोन्स आप निकाल रहे हो, ये जो आप निकाल रहे हो, इसको तो आप एक्सेल करके निकाल लेते हो, ठीक है। तो इसको वाटर को समवॉट वाटर, आयंस और मेन अपना यूरिया जो हम एलिमिनेट करते हैं वो यूरिनेशन के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू हम वो उसको एलिमिनेट करते हैं, ना कि एनस के थ्रू। सो इसका पाथ अलग है, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर किया कि हम एक्सक्रीटा और यूरिनेशन इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मतलब एक क्लास में तो बच्चों को वो ही, मैंने क्वेश्चन पूछने के बाद उन्होंने ध्यान दिया, अरे यार सच में वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग से दिया गया है हमें, ठीक है। तो ऑक्सीजन एलिमिनेट होंगे तो उसके थ्रू होंगे, ओके। चल, अब हमें देखना है ये नाइट्रोजनस वेस्ट, ये जो 3 टाइप के हैं इनको डिटेल में, ठीक है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कि कौन से एनिमल्स किस टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। डन विद दिस? तो पहला है अमोनिया, अमोनिया, दूसरा यूरिया और तीसरा यूरिक एसिड। ओके, अब एक एक को हम देखते हैं। जो अपना अमोनिया होता है उसकी टॉक्सिसिटी कैसी होती है या कितना वो टॉक्सिक होता है, तो टॉक्सिसिटी, सो अमोनिया इज वेरी मच हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। अमोनिया जो होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक। वही अगर आप बात करो यूरिया की, सो इसकी टॉक्सिसिटी, इसे हमने बीच में लिखा है, यस, मतलब ये मीडियम टॉक्सिक होगा, ठीक है, मीडियम, इसकी टॉक्सिसिटी मीडियम होती है, ठीक है, मतलब उतना भी माइल्ड नहीं है और उतना भी हाईली टॉक्सिक वो नहीं है। इज इट क्लियर? चलो, अब जो अपना यूरिक एसिड है, देखो ये जो यूरिक एसिड है बहुत बार सबने एक बार तो भी इसका मतलब इसको देखा ही होगा।
क्योंकि कभी कभार तो ऐसा होता ही है कि हम बहुत अच्छे से रेडी होते हैं और ऊपर से अपने ऊपर कुछ गिर जाता है। एक आध बार तो भी देखा ही होगा यार, कभी तो भी हुआ ही होगा। तो क्या उससे आपकी स्किन जल जाती है या कुछ आपको प्रॉब्लम हो? कुछ नहीं होता ना, गिरता है अपने ऊपर, हम उसको हटा देते हैं, बस हो गया। मतलब ये लीस्ट टॉक्सिक है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, ये चलते फिरते कहीं पे भी कर देते हैं। सो टॉक्सिसिटी इनकी लीस्ट टॉक्सिक है, ये लीस्ट टॉक्सिक। ओके, अब दूसरा पॉइंट ये है वाटर रिक्वायरमेंट फॉर एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया। वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को बॉडी के बाहर निकालने के लिए कितना पानी लगता है? क्या वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है या कम होती है? तो ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, क्योंकि अमोनिया जो है वो एलिमिनेट करने वाले ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक होते हैं, ठीक है, मोस्टली एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, और ये है भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, तो ये वाटर में एलिमिनेट कर दिया जाता है। ओके, सो वाटर रिक्वायरमेंट फॉर एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया इज़ हाई, ठीक है, ज़्यादा पानी लगता है अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए। अमोनिया इज एलिमिनेटेड इन वाटर, ये पानी में ही, जो भी कुछ एनिमल्स है जो अमोनिया को एलिमिनेट करने वाले हैं वो पानी में ही एलिमिनेट कर देते हैं। ओके, अमोनिया इज एलिमिनेटेड directly in water through body surface, through body surfaces और गिल सरफेस, ठीक है, बॉडी सरफेस से सीधा सीधा एलिमिनेट किया जाता है या गिल सरफेस से अमोनिया एलिमिनेट किया जाता है। यहाँ पे किडनी का जो रोल होता है वो इनसिग्निफिकेंट रोल होता है, ठीक है। सो रोल ऑफ किडनी इज इनसिग्निफिकेंट इन केस ऑफ अमोनिया या अमोनोटेलिक, वो पॉइंट भी लिखवाना बाकी है। रोल ऑफ किडनी यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट, रोल ऑफ किडनी यस इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, क्लियर है ये बात। ऐसे एनिमल्स जो अमोनिया को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट करते हैं उन एनिमल्स को हम बोलते हैं अमोनोटेलिक एनिमल्स, जैसे यूरिया वाले यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ठीक है, ये टर्म्स याद रखना। सो ऐसे एनिमल्स जो अमोनिया को अपने बॉडी के बाहर एलिमिनेट करते हैं उन एनिमल्स को हम बोलते हैं अमोनोटेलिक एनिमल्स, ठीक है, अमोनोटेलिक एनिमल्स। अमोनोटेलिक एनिमल्स। एग्जाम्पल में क्या क्या आएंगे? एग्जाम्पल बोनी फिशेस, बोनी, दूसरे एग्जाम्पल एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स, एंड एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक एम्फीबियंस। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपको बताना है कि देखो स्टेटमेंट क्या बोल रही हूँ, देखो जो भी कुछ एनिमल्स अमोनिया को एज अ बाय प्रोडक्ट एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, वो पानी में ही रहते हैं। जो भी कुछ अमोनिया को एलिमिनेट करते हैं वो सारे पानी में ही रहेंगे,
लेकिन इसका मतलब ऐसे नहीं कि सारे पानी में रहने वाले अमोनिया को ही इलिमिनेट करते हैं। मैंने क्या बोला? ऑल एक्वाटिक एनिमल्स अमोनोटेलिक नहीं है, लेकिन जो भी कोई अमोनोटेलिक है वो पानी में ही रहेगा। समझ में आया? फिर से दोहरा रही हूँ एक बार, लास्ट बार। जो भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे, जो भी कुछ ऐसे एनिमल होंगे जो अमोनोटेलिक है, वो पानी में ही रहेंगे, पानी में ही रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे पानी में रहने वाले अमोनोटेलिक ही है, ठीक है? अमोनोटेलिक पानी में ही रहेंगे क्योंकि उनको पानी ज़्यादा चाहिए, लेकिन सारे एक्वेटिक अमोनोटेलिक नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप लिख लेना, किसी भी लैंग्वेज में लिख के रखो साइड में कि हाँ वैसे ऑल अमोनोटेलिक एनिमल्स आर एक्वेटिक बट ऑल एक्वेटिक एनिमल्स आर नॉट अमोनोटेलिक। ये स्टेटमेंट लिख लेना एंड याद भी रखना। जैसे एंजाइम के लिए भी याद रखा था, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। उसमें भी एक दो एक्सेप्शन बताए थे मैंने, वो आरएनए वाले। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट है बायो में जो आप याद रखा करो, जो ऐसे गुगली देते हैं। अब हमें देखना है यूरिया। टॉक्सिसिटी इसकी मीडियम है, पानी इसको ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है? इट इज़ eliminated as देखो यूरिया एलिमिनेट कैसे किया जाता है? पहले अपने बॉडी में अमोनिया बनता है, ठीक है? अमोनिया अपनी बॉडी में एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, लेकिन अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में। कहाँ कन्वर्ट किया जाता है? तो लीवर में, ठीक है? लीवर में कन्वर्ट किया जाता है एंड किडनी जो है वो उसमें हेल्प करती है, ठीक है, एक्सक्रीशन में। लेकिन अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जा रहा है लीवर में, ठीक है? एंड किडनी फिर उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करेगी हमें यूरिया को। सो देखो पहले क्या है, ये हमारे पास अमोनिया को कन्वर्ट किया जा रहा है यूरिया में। कहाँ पे? लीवर में। मतलब हमारी बॉडी में अमोनिया बनता तो है, लेकिन हम अमोनिया को सीधा अमोनिया को एलिमिनेट कर रहे हैं क्या? नहीं, हम यूरिया को एलिमिनेट कर रहे हैं। सो एलिमिनेटेड एज यूरिया, ठीक है? यूरिया, दैट्स वाई एलिमिनेटेड बाय रोल ऑफ किडनी। एलिमिनेटेड बाय किडनी ना, किडनी के थ्रू एलिमिनेटेड बाय किडनी। So role of kidney is significant. Role of kidney is significant. ठीक है, किडनी का रोल यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। ऐसे एनिमल्स जो यूरिया को अपने बॉडी से बाहर इलिमिनेट करते हैं, उन एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक एनिमल्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक एनिमल्स। Example, mammals, terrestrial, amphibians, ठीक है? मैमल्स, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस जो है। कुछ डाउट है आपको? यूरिया वाली केस में वाटर रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी? वाटर रिक्वायरमेंट भी मीडियम ही रहेगी, ओके? मीडियम, बीच में लिखा है तो मीडियम, वाटर रिक्वायरमेंट भी मीडियम। ओके, क्लियर है ये बात? देखो इनको बहुत ज़्यादा पानी लगता है, हमें उतना नहीं लगता। ऐसे नहीं कि विदाउट वाटर एकदम, वाटर तो लगता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लगता। 5 लीटर 10 लीटर एक बार में यूरिनेशन नहीं लगता, ठीक है? अब जो अपने यूरिक एसिड है, सिंपली याद रखना ज़्यादा से कम की तरफ। यस, अब यहाँ क्या होगा? वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर बहुत कम लगता है, ठीक है?
very least water requirement for elimination यहाँ पे बहुत कम पानी लगता है यूरिक एसिड के एलिमिनेशन के लिए, ठीक है, क्लियर है ये बात। यूरिक एसिड इज एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स। अगर देखा जाए, कभी आपने देखा होगा गिरा हुआ, तो कैसे वो लिक्विड के फॉर्म में गिरता है? नहीं, वो पैलेट्स के फॉर्म में गिरता है ना, सेमी सॉलिड होता है वो। यस, एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? पैलेट्स, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनिमल्स जो यूरिक एसिड को एलिमिनेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स, उन एनिमल्स को, हाँ एनिमल्स बोल सकते हो आप, उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक, यस, इंसेक्ट्स, यूरिकोटेलिक एनिमल्स। एग्जाम्पल क्या आएंगे इनके? आरबीआई स्नेल से याद रखना एग्जाम्पल्स। आरबीआई snails R for reptiles, B for birds, बेस्ट एग्जाम्पल सबको पता है ये, और I for insects एंड स्नेल फॉर स्नेल, ठीक है, स्नेल से स्नेल ही। मतलब इतने जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? तो वो यूरिक एसिड को एलिमिनेट करते हैं एज अ टॉक्सिक सब्सटेंस और एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। इन तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आया? इज इट क्लियर? नो डाउट। चलो, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अमोनिया है, मीडियम टॉक्सिक यूरिया है, और लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड है। ओके, नो डाउट। चलो लिख लो इतना, देन वी विल गो विथ ऑस्मो रेगुलेशन, जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि यूरिया को हम पार्शियली एलिमिनेट करते हैं, क्यों? Now excretion and osmoregulation. Excretion and osmoregulation. Osmoregulation. अब एक्सक्रीशन मतलब क्या आपको पता ही है? रिमूवल, है ना, रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस। एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल। नाउ व्हाट इज मीन बाय ऑस्मो रेगुलेशन? यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी कंप्लीटली और पार्शियली। अमोनिया को कंप्लीटली एलिमिनेट किया जाता है, लेकिन यूरिया को पार्शियली, मतलब कुछ हद तक उसको एलिमिनेट किया जा रहा है, कुछ थोड़ा सा उसको बचा के रखा भी जा रहा है, पार्शियली, आधा अधूरा। सो ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर आयन बैलेंस, वाटर और सॉल्ट्स का बैलेंस, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मोलरिटी मेंटेन करना मतलब क्या? वाटर का और आयन्स का जो भी कुछ प्रोपोर्शन होता है उनको बैलेंस रखना। सो ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर आयन बैलेंस, ठीक है, वाटर आयन बैलेंस मतलब ऑस्मो रेगुलेशन। अब ये ऑस्मो रेगुलेशन में यूरिया हेल्प कैसे करता है? मतलब जो भी सॉल्ट्स है या जो भी कुछ
नाइट्रोजनस वेस्ट है उसे हम कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर रहे, लेट्स से मान लो अभी ये लेट्स से ये सॉल्ट्स है, ये सॉल्ट है और बीच बीच में वाटर पाया जा रहा है, ठीक है, ये वाटर पाया जा रहा है, ये जो भी बैकग्राउंड में है ये सारा वाटर है और वाइट कलर से जो दिखाया है वो सॉल्ट है। अब ये क्या है, लेट्स से मान लो ये आइडियल कंडीशन है, ठीक है, लेट्स से ये है आइडियल कंडीशन, ये है आइडियल कंडीशन। अब आइडियल कंडीशन में क्या सीन है, इतने सॉल्ट है, इतने वाटर है, इतने सॉल्ट्स और इतना वाटर, लेट्स से ये आपके आइडियल कंडीशन है। अब इतना ऐसा ही प्रोपोर्शन चाहिए, लेकिन इस केस में क्या हुआ, लेट्स से दिखा देती हूँ मैं, सॉल्ट और ये वाटर, हाँ आयॉन्स, ठीक है, वो मतलब वो कोई भी हो सकते हैं, हम इनऑर्गेनिक सॉल्ट बोलते हैं ना वैसे। अब लेट्स से यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्ट इतने ही हैं और बाकी का सारा वाटर है। यहाँ पे क्या हुआ बताओ, क्या ज़्यादा है क्या कम है, वाटर ज़्यादा है सॉल्ट कम है, मतलब क्या यहाँ पे वाटर आयन बैलेंस है, नहीं है, वाटर ज़्यादा है सॉल्ट कम है, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे बताओ, या तो सॉल्ट को ऐड करना होगा या तो वाटर को कम करना होगा। यस, इस केस में आपको क्या करना होगा, ऐड क्या करना होगा बताओ, ऐड सॉल्ट एंड रिमूव, आपको यहाँ पे, और हाँ आपको यहाँ पे क्या करना होगा, वाटर को रिमूव करना होगा या सॉल्ट को ऐड करना होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑस्मो रेगुलेशन हो जाएगा, वाटर आयन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में लेट्स से मान लो उल्टा हो गया, वाटर कम है और सॉल्ट ज़्यादा है, तो ऑस्मो रेगुलेशन करना है, मतलब यहाँ पे क्या किया जाएगा, रिमूव सॉल्ट्स और ऐड वाटर, मतलब या तो पानी को बढ़ाना होगा या तो सॉल्ट्स को कम करना होगा। सो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ऑस्मो रेगुलेशन हो गया, मतलब ये आइडियल कंडीशन लाने के लिए क्या किया जाता है, वाटर और जो अपने सॉल्ट्स है इनको बैलेंस में रखा जाता है, एक को कम किया जाता है, एक को ज़्यादा किया जाता है, वॉट एवर बी दी कंडीशन हमें बैलेंस रखना है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूरिया को पार्शियली एलिमिनेट करते, कुछ हद तक हम रखते, क्यों, टू मेंटेन दिस ऑस्मो रेगुलेशन। क्लियर है ये बात, नो डाउट। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन समझ में आया, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद हमें देखना है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ, मतलब एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग एनिमल्स में कैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर बाद में जाएंगे हम अपने स्ट्रक्चर पे, किडनी पे। चलो इतना लिख लो, हो गया, different excretory structures in different organisms, different excretory structures
इन डिफरेंट चलो, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कैसे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं ये हमें देखना है। तो फर्स्ट, सिंपल इन्वर्टिब्रेट्स, यहाँ हम लिखेंगे एनिमल्स, एक साइड में एनिमल्स, दूसरे साइड में हम लिखेंगे स्ट्रक्चर्स। पहले सिंपल इन्वर्टिब्रेट्स, सिंपल इन्वर्टिब्रेट्स, जो सिंपल इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें कैसे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं? तो उनमें पाए जाते हैं सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इनमें पाए जाते हैं सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। क्लियर है ये बात? अब इनके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स इन्वर्टिब्रेट्स। कॉम्प्लेक्स इन्वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ये बहुत इजी है, इसमें कोई भी ज़्यादा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं प्लैटीहेल्मिन्थ, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्लैटवर्म। नहीं, ये अलग इसमें आए हैं इनका, ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्थ, लोअर एनिलिड्स, सिफेलोकॉर्डेट, ठीक है, ये किस में आते हैं? तो इनके अलग होते हैं, जो भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं इनके अलग स्ट्रक्चर्स है। प्लैटीहेल्मिन्थ, लोअर एनिलिड्स, देन लोअर एनिलिड्स, सिफेलोकॉर्डेट। इनमें कैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं? तो इनमें पाए जाते हैं फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स। फ्लेम सेल्स ही याद रखना, ठीक है। फ्लेम सेल्स मैंने शायद पहले भी बताया था कहीं पे, फ्लेम सेल्स ये टर्म ज़्यादा यूज़ होता है। फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स और प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटो मतलब इनिशियल, ठीक है, ज़्यादा डेवलप नहीं। प्रोटोनेफ्रिडिया किस में पाए जाते हैं? तो प्लैटीहेल्मिन्थ, लोअर एनिलिड्स, सिफेलोकॉर्डेट्स, इनमें पाए जाते हैं फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया। और अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? सिर्फ लोअर एनिलिड लिखा है, मतलब हायर एनिलिड में कुछ अलग पाया जाता होगा। यस, तो हायर एनिलिड्स जो होते हैं जैसे अर्थवर्म, हायर एनिलिड, इनमें क्या स्ट्रक्चर पाया जाता है? तो इनमें पाए जाते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया था ऊपर, मतलब यहाँ क्या आएगा? नेफ्रिडिया। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब इसके बाद आते हैं आर्थ्रोपोड्स में क्या पाया जाता है? तो आर्थ्रोपोड्स में पाए जाते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। इनमें क्या पाए जाते हैं? इनमें पाए जाते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आर्थ्रोपोड में। आर्थ्रोपोडा में कौन आते हैं बताओ? इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है। चलो,
अब इसके बाद क्या बाकी है, आर्थ्रोपोड्स हो गए। नाउ एक सेकेंड, अब यहाँ क्या बोला मैंने, हायर एनिलिड्स लाइक स्पेशल कौन है, अर्थवर्म, अर्थवर्म। और आर्थ्रोपोडा में ये हमने माल्फिजियन ट्यूब्यूल, किसके बारे में बात की, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स। और जो अपने एक्वाटिक इंसेक्ट्स होते हैं, जो एक्वाटिक इंसेक्ट्स है लाइक प्रॉन्स, नहीं क्रस्टेशियंस, सॉरी क्रस्टेशियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट्स लाइक क्रस्टेशियंस, इनमें क्या होता है, तो इनमें ग्रीन ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स, इनमें ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, या एंटेना जो होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे एक्सक्रीशन में या एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं, किसमें, एक्वाटिक इंसेक्ट्स में। और ये जो अपने कॉमन इंसेक्ट्स है उनमें क्या याद रखना है आपको, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, जो अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये उसमें से वो डेटा है। इज इट क्लियर? चलो अब इसके बाद आते हैं सबसे हाई फाई वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में होते हैं किडनीज, जिनकी हमें बात करनी है, ओके, किडनी। सो ये है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फॉर एक्सक्रीशन। उसमें हमने लोअर इनवर्टिब्रेट्स में क्या देखा, देखो सिंपल इनवर्टिब्रेट्स, सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इनवर्टिब्रेट्स, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। बाद में हमने देखे प्लैटीहेल्मिन्थ मतलब फ्लैटवर्म, लोअर एनिलिड्स, एन्सेफेलोकॉर्डेट, उनमें क्या पाया जाता है, उनमें फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स और प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है, पाया जाता है। मतलब जो लोअर एनिलिड है प्रोटोनेफ्रिडिया, हायर एनिलिड जैसे अर्थवर्म नेफ्रिडिया, ठीक है। बाद में आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स में क्या पाया जाता है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। और जो एक्वाटिक इंसेक्ट्स है उनमें क्या पाए जाते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और जो वर्टिब्रेट्स है उनमें पाए जाते हैं किडनी, मतलब कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर। अपना भी जो किडनी है कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि देखो ना किडनी में नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन भी ट्यूबुलर, फिर मतलब अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है अपने पास। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हमें कंटिन्यू करना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड ऑल दोज थिंग्स रिलेटेड टू अपनी एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओके। सो आज के सेशन में किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? ठीक है, जितना पोर्शन हुआ है उतना रिवाइज करके आना, ओके। हाँ, सी यू टुमारो।